ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम। ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में हमने 3-4 पॉइंट्स पढ़ा। सबसे पहले बेसिकली बाइमेटलिज्म क्या होता है, जो बेसिकली 1870 से पहले हमारे वर्ल्ड में यूज होता था एज अ करेंसी। यानी कि अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स में अगर कोई भी ट्रेडिंग हो रहा है तो उसकी एक्सचेंज के लिए हम क्या यूज करते थे, मेटल्स को, जिसको कौन कौन मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर को। तो इसको हम कहते थे बाइमेटलिज्म। बायमेटलिज्म में बेसिकली, और उसके बाद जब बायमेटलिज्म थोड़ा खत्म हो गया प्रॉपरली नहीं, उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड को हमने ले लिया। यानी गोल्ड के एक स्टैंडर्ड को बना दिया, और जो भी करेंसी था उसको सेम गोल्ड की तरह हम गोल्ड में एक्सचेंज एंड चेंज करते थे। उसके बाद ब्रिटेन वुड सिस्टम आया जो 1944 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद उसको स्टैब्लिश किया गया। यानी कि एक मीटिंग हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ यूएस में, हेमिस्फेयर में, न्यू हेमिस्फेयर में। और वहां पर बेसिकली किस चीज के बारे में बात किया गया, वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशन था उसको हैंडल करने के लिए इसको लाया गया, ब्रिटेन वुड सिस्टम को। और इसमें बेसिकली तय किया गया कि हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और हमने 2 बॉडी को बेसिकली स्टैब्लिश किया, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था और दूसरा क्या था हमारा, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दोनों को स्टैब्लिश किया गया। ब्रिटेन वुड सिस्टम जब आया तो उसने ट्रेडिंग के लिए भी क्या यूज किया, एक फिक्स रेट को फिक्स किया और बोला कि फिक्स रेट में आपका गोल्ड को ही हम लेंगे और गोल्ड के हिसाब से ही क्या होगा, बेसिकली एक्सचेंज वगैरह जो भी फॉरेन एक्सचेंज करेंगे गोल्ड के हिसाब से करेंगे। 1944 में जो ब्रिटेन वुड सिस्टम आया और जो उसने ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम को लेकर आया वो ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1970s में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने लगे कंट्रीज, एंड आफ्टर दैट 1973-74 में इसके पोस्ट ब्रिटेन वुड सिस्टम आया, जहां पर सारी कंट्री ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपना लिया और फिक्स एक्सचेंज रेट को छोड़ दिया। यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के जो प्रॉब्लम्स थे वो सारी कंट्रीज ने फेस किया काफी दिन। खैर ब्रिटेन वुड सिस्टम जो है वो 100% फेलियर नहीं कह सकते, लेकिन उसकी ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम जो था वो फेल हो गया। बाकी जो IMF है और IBRD है, IBRD आज भी वर्ल्ड बैंक में ID और IBRD को मिला के वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो ये सारी जो चीजें थी ये हमने ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन, उन्होंने क्या सिस्टम अपनाया था एक्सचेंज के लिए, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए। और ब्रिटेन वुड सिस्टम में हम कुछ फीचर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन वुड सिस्टम में कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। सिस्टम इन ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट 1944। सारे लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम इन ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, इसके क्या क्या फीचर्स थे। ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम अंडर ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, यानी कि ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी सिस्टम को फिक्स नहीं किया गया था, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को भी सेट किया गया था। इसलिए ब्रिटेन वुड सिस्टम फेलियर नहीं था, लेकिन ग्लोबल मॉनेटरी के टर्म में हाँ वो फेल हो गया था। लॉन्ग टर्म में हम फिक्स रेट को लेके नहीं चलते, और आज भी हमारे वर्ल्ड में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को यूज किया जाता है, ना कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखिए द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट 1944 लिख लिया है ना सबने, स्पेशली 1944 जरूर लिखना। ठीक है, 1944 को जरूर लिखना, क्योंकि 1944 में क्या सिस्टम बना था उसके बारे में मैं लिखवा रही हूँ। ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम अंडर ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट 1944। ठीक है, लिखिए इसमें द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट established a system through which a fixed currency exchange rate could be created using gold. The Bretton Woods Agreement established a system through which a fixed currency exchange rate could be created using gold as the universal standard.
यूजिंग गोल्ड एज द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। यानी गोल्ड को एज अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ले लिया था उन्होंने, मेटल को ही लिया था बेसिकली, किसने? ब्रिटेन वुड सिस्टम ने, यानी ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट ने, कि ग्लोबल मॉनेटरी जो सिस्टम है, जो भी एक्सचेंज होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ किसको हम स्टैंडर्ड मान के करेंगे? गोल्ड को। किसको स्टैंडर्ड मानेंगे हम? गोल्ड को। ठीक है, यानी गोल्ड के थ्रू हम फॉरेन एक्सचेंज करेंगे, यानी गोल्ड को एज अ स्टैंडर्ड मानेंगे और फिर फॉरेन एक्सचेंज करेंगे। आगे लिखिए, द अग्रीमेंट इन्वॉल्व रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम, द अग्रीमेंट इन्वॉल्व representative from 44 nations. The agreement involved representative from 44 nations. ठीक है, and brought about the creation. The agreement involved representative from 44 nations and brought about the creation of IMF and the World Bank. World Bank या IBRD को बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है। ठीक है, आगे लिखिए, the fixed currency exchange rate system, the fixed currency exchange rate system eventually failed. The fixed currency exchange rate system eventually failed. ठीक है, फिक्स एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज रेट जो सिस्टम बनाया था गोल्ड स्टैंडर्ड को देखते हुए, उसको वो बिल्कुल फेल हो गया। ठीक है, और ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी और क्रिएशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब कोलैप्स हो गया जब ब्रिटेन वुड सिस्टम। ठीक है, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड जो था वो एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया 1960s में। ठीक है, अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि 1960s में गोल्ड प्रॉब्लम क्यों बन गया। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम दैट the countries are facing, due to that the Bretton Woods system जो था वो collapse हो गया बेसिकली। ठीक है, ब्रिटेन वुड जो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम था ब्रिटेन वुड के द्वारा बनाया गया, वो कोलैप्स हो गया। तो 1960s में गोल्ड मेजर प्रॉब्लम क्यों बना। ठीक है, ये आप लोग सबका होमवर्क है, मुझे लिखकर दिखाना सारे लोग। आगे लिखिए, ये बेसिकली ये चीज हो गया, फेल हो गया गोल्ड सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड। अब आगे देखिए, बाय 1971 के टाइम पे इशू बहुत बुरा हुआ, मतलब इशू वाज सो बैड कि जो यूएस के प्रेसिडेंट उस समय के थे वो कौन थे? रिचर्ड निक्सन। ठीक है, वो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया दैट द एबिलिटी टू कन्वर्ट डॉलर टू गोल्ड वाज बीइंग सस्पेंडेड टेम्पररली। यानी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई गोल्ड को लेकर के कि 1971 में जो उस समय के प्रेसिडेंट थे यूएस के निक्सन, ठीक है, रिचर्ड निक्सन, उन्होंने ये बात बोल दिया कि भाई अब से गोल्ड को, ये डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करने का जो सिस्टम है उसको टेम्पररली हम सस्पेंड करते हैं, यानी सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, और वो मूव कर गए कुछ फाइनल स्ट्रॉ के लिए, यानी कुछ फाइनल इस चीज को फाइनलाइज करने के लिए। ठीक है, 1973 में नियरली जितने भी ऑल मेजर करेंसी हैव बिगन टू फ्लोट रिलेटिवली टुवर्ड वन अनदर, यानी 1973 तक में सारे करेंसी ने फ्लोट सिस्टम या बोल सकते हैं फ्लोटिंग सिस्टम को अपना लिया और सारे फिक्स सिस्टम जो था वो कोलैप्स हो चुका था। ठीक है, Despite falling apart, the Bretton Woods Summit and Agreement are responsible for number of notably important aspect of financial world, और इसीलिए ये इंडिया का मतलब वर्ल्ड का ये एक अभी भी जाना माना अग्रीमेंट माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि by 1971 every country start facing in by 1971 नॉट 1971, 1960s लिख लेना। 1971 में तो यूएस ने कुछ एक्शन लिया था। बाय 1960s every country start facing problem of exchanging currency as a gold standard, exchanging their currency in gold standard।
gold standard. And by 1971 and by 1971 and by 1971 the US president Richard Nixon, Richard Richard Nixon Nixon Nixon, निक्सॉन का कैमरा आता है, निकॉन का आता है, निकॉन। Nixon gave notification that the ability to convert dollar to gold, was being suspended temporarily. ठीक है, यानी 1971 में सबसे पहला एक्शन किसने लिया था? यूएस के प्रेसिडेंट ने। ठीक है, एंड आगे लिखिए बाय 1973 लिख लिया बाय 1973, उसको थोड़ा कट कर लेना, 2 लाइन मुझे उससे पहले लिखवाना है। बाय 1973 को थोड़ा सा कट कर लो, उसके बाद बाय 1973 लिखना, मैं बता दूंगी। इसमें लिखिए Still there were several attempts by the representative, financial leaders and governmental bodies. Still there were several attempts by representative, financial leaders and governmental bodies to revive the system and keep the currency exchange rate fixed. यानी कि उस समय प्रॉब्लम्स आ रहे थे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को प्रॉब्लम्स आ रहे थे 1971 में। सिस्टम मतलब गवर्नमेंट में, मतलब यूएस ने तो ये एक्शन ले भी लिया, लेकिन स्टिल कुछ रिप्रेजेंटेटिव और लीडर्स थे जो बेसिकली इस सिस्टम को रिवाइव करना चाहते थे, यानी थोड़ा बदलना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे। रिवाइव मतलब नया सा कुछ करना चाहते थे, मतलब फिक्स सिस्टम को, फिक्स एक्सचेंज रेट को चेंज नहीं करना चाहते थे, उसी में थोड़ा बहुत बदलाव लाना चाहते थे कि ये सिस्टम चलता रहे, लेकिन ये चीज हो नहीं पाया। ठीक है, आगे लिखिए बाय 1973 nearly all major currencies had begun by 1973 nearly all major currencies had begun to float relatively toward one another, यानी एक फ्रीली फ्लो करने लगा। ठीक है, गोल्ड को बीच में लाया नहीं गया। And the entire system eventually collapsed. ठीक है, तो कभी भी अगर ये चीज आएगा क्वेश्चन आप लोगों का कि ब्रिटेन वुड सिस्टम जो था वो क्या फेलुअर था, तो 100% फेलुअर नहीं था। सिर्फ उसका जो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में जो टेक्निक यूज किया गया था ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दैट वाज द फेलुअर। एंड उसी फेलुअर के वो क्यों फेल हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने जो सिस्टम को चेंज नहीं किया, अभी भी मेटल को लेके ऐसा, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड को लेकर वो चल रहे थे, इसी वजह से वो फेल हो गया। एंड फिर बाद में उस सिस्टम को चेंज कर दिया गया आफ्टर 1973 और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को ले आया गया। ठीक है, तो पोस्ट ब्रिटेन वुड्स आप जब अग्रीमेंट पढ़िएगा तो उसमें ये सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है। अगर उसमें भी समझ नहीं आएगा जो मैंने बताया है तो आप मुझसे कभी भी कहीं पूछ सकते हो आराम से। ठीक है, आफ्टर क्लास, बिफोर क्लास यू कैन आस्क अबाउट इट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, आगे लिखिए। अभी ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो है वो करेंट सिस्टम है, अभी ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। नेक्स्ट लिखिए यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन। यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन
सो वी वर टॉकिंग अबाउट यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन. यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन जो है बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया था 1992 में. 1992. ठीक है. में इसको स्टैब्लिश किया गया था यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन. ठीक है. अब यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन जो आया, रीजन क्या था इसको लाने का? बेसिकली इससे एक सिंगल यूरोपियन करेंसी उन्होंने बनाया, यूरोपियन एरिया डिसाइड किया, यानी इन्होंने कुछ कंट्रीज को चूज कर लिया एज अ यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप के कॉन्टिनेंट में जितने कंट्रीज थे उन्होंने क्या बोला कि हमें एक ऐसा करेंसी चाहिए जो हम आपस में कंट्रीज जो है वो एक्सचेंज में यूज कर सके. इसीलिए उन्होंने एक कॉमन करेंसी बना लिया जिसको हम कहते हैं यूरो. यूरो उन्होंने बनाया और उसके बाद उसी यूरो से उन्होंने एक्सचेंज करना शुरू कर दिया. क्या? कोई भी ट्रेडिंग में एज अ स्टैंडर्ड उन्होंने यूरो को ले लिया, यानी यूरोपियन करेंसी जो है यूरो जिसको हम कहते हैं. ठीक है. और इन्होंने एक दूसरे को जो भी कंट्रीज में ट्रेड होते थे उसमें किस में डील करते थे? यूरो से डील करते थे. ठीक है. इसमें आगे लिखिए, अब यूरो एडवांटेज क्या हुआ यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन को इस चीज का? What is the advantage of the European Monetary Union? क्या एडवांटेज हुआ? तो यूरो मेक इट इजियर, cheaper, euro make it easier, 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 comma, cheaper and safer for business to buy. The euro make it easier, comma, cheaper and safer for business to buy and sale within euro area. euro area वही आसपास के जो एरियाज थे यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रिया वगैरह, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूके, जो भी आपस में वहां पर जो कॉन्टिनेंट में कंट्रीज थे. ठीक है. ये सब लोग क्या आ गए? यूरो एरिया में. ठीक है. तो विद इन द यूरो एरिया and to trade with the rest of the world. Euro make it easier, cheaper and safer for business to buy and sell within euro area and to trade with the rest of the world. यानी यूरो, जैसे ही यूरो करेंसी जो आई उससे उन लोगों को क्या फायदा हुआ? एक तो इजी हो गया, पूरे कॉन्टिनेंट में सेम करेंसी चलने लगा, यानी पूरे कॉन्टिनेंट जो वो आपका यूरोपियन एरिया में सारे लोग जो थे उसको एज अ मनी क्या लेते थे? यूरो को. आपस की कंट्री में भी जब वो डील करते थे उनके लिए इजी होता था और दूसरे कंट्री के साथ डील करने में भी उनको इजी होता था. दे रिमूव द गोल्ड स्टैंडर्ड वाला कंसेप्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड वगैरह को हटा के अपना यूरो से उन्होंने क्या किया? एक्सचेंज करना शुरू कर दिया. सेकेंड, इसमें क्या और क्या फायदा हुआ? इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ इम्प्रूव हो गया थोड़ा. बेटर इंटीग्रेटेड एंड फाइनेंशियल मार्केट, better integrated and more efficient financial market within the euro area to trade. लिख लिया सबने? with the rest of the world. next है improved economic stability and growth. economic stability and growth के लिए helpful था. next, better integrated and more efficient financial market. ठीक है. मतलब more essential financial market के लिए भी beneficial था. आगे लिखिए, एडवांटेजेस लिख लिया ना सबने कि क्या क्या एडवांटेज था? एडवांटेज सबने लिख लिया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हेल्पफुल था, इजी सेफर था, दूसरे कंट्रीज के साथ डील करना इजी हो गया उनके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए बेटर था. आगे लिखिए, द यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम, द यूरोपियन मॉनेटरी, ईएमएस का मैंने आप लोगों को मीनिंग नहीं लिखवाया ना. यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम का स्टैब्लिश कब हुआ? 1992. सबने लिख लिया है. आगे लिखिए, द यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम was an arrangement between यूरोपियन कंट्रीज के बीच का एक अरेंजमेंट था. द यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम was an arrangement between European countries to link their currencies. ठीक है. आपस में करेंसीज को लिंक करने का एक सिस्टम था.
द गोल वॉज टू स्टेबलाइज इन्फ्लेशन, गोल यही था कि बस इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। द गोल वॉज टू स्टेबलाइज इन्फ्लेशन and to stop large exchange rate fluctuation and stop large exchange rate fluctuation, यानी हर एक अगर कंट्री अपना अपना चला रहा है फॉरेन मतलब करेंसीज, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या था कि वो इस चीज को रिड्यूस करना चाहते थे, ठीक है। द गोल वाज टू स्टेबलाइज इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को रोकना, और साथ साथ स्टॉप करना लार्ज रेट फ्लक्चुएशन बिटवीन देयर नेबरिंग नेशन। नेबरिंग नेशन क्या हुआ, कॉन्टिनेंट में ही जो आसपास उनके नेशन है, जैसे यूके, जर्मनी वगैरह जो है, ऑस्ट्रिया, तो इसमें ये क्या कर रहे थे, फ्लक्चुएशन बिटवीन देयर नेबरिंग नेशन एंड मेकिंग इट इजी फॉर देम टू ट्रेड गुड्स विथ ईच अदर एंड मेकिंग इट इजी टू ट्रेड गुड्स विथ ईच अदर, मतलब एक गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए वो बेनिफिशियल रहे, ठीक है मैम। मेकिंग इट इजी टू, making it easy for them to trade goods with each other, और सारी 19 कंट्रीज आज भी यूरो यूज करती है, और उसी समय से यूरो जो था, यूरो को स्टैब्लिश किया गया, यूरो उसको लाया गया। क्लियर है? तो आपका जो आगे लिखिए एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि अगर कभी भी आएगा कि व्हाट आर द बेसिक ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया, तो यू नीड टू राइट अबाउट 2-3 थिंग्स। पहले तो बेटा में ये आप बेटा ये बी मेटलिज्म लिख लीजिएगा, बी मेटलिज्म। सेकंड, ब्रिटेन वुड सिस्टम के बारे में जरूर लिखिएगा। थर्ड, आप लिखिएगा यूरोप यूनियन के बारे में, ठीक है, यूरोप यूनियन जो यूरोप मॉनेटरी यूनियन जो बनाया गया था उसके बारे में। और चौथा आप जरूर लिखिएगा किसके बारे में, ये तीन के बारे में तो जरूर लिखना है, गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी लिख लीजिएगा, ठीक है, इन सब के बारे में जरूर लिखिएगा। और 1960s में गोल्ड में से प्रॉब्लम क्यों होने लगी कंट्रीज को, इसके बारे में मुझे नेक्स्ट टाइम लिख कर नहीं दिखाना है, बोलकर समझाना है कि क्या उसमें पॉइंट्स है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। लवली एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म करवा रखा है ना हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक हाइब्रिड है। तो इन तीनों को मैं समझा दूंगी एक बार आपको, और जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, करेंसी बाउंड सिस्टम, ये सारे कौन से सिस्टम्स हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को भी बता दूंगी। आगे मैं बताती हूँ कि जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है वो सेंट्रल बैंक को अलाउ